एक माँ जो अपने ही घर में कैद होकर जीना सीख चुकी थी। दिन में सिर्फ एक बार, वो भी मजबूरी में, वो घर से बाहर निकलती थी अपने फिजिकली डिसेबल्ड बेटे को फिजियोथेरेपी सेंटर छोड़ने के लिए। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उसके घर की सीढ़ियों पर कुछ अजीब चीजें मिलने लगी थी। कभी जलता हुआ नारियल मिलता, तो कभी बिखरा हुआ सिंदूर और कभी कोई काली गुड़िया। शुरुआत में लगा शायद कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक दिन एक तेज रफ्तार गाड़ी सीधा उसकी तरफ बढ़ी। उस दिन उस औरत की जान तो बच गई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद 3 जुलाई 2026 को उसकी मौत हो गई। शुरुआत में ये सिर्फ एक सड़क हादसा लगा, लेकिन पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो सामने आया कि उस औरत की मौत के पीछे कोई अनजान दुश्मन नहीं था, बल्कि कहानी उनके अपने ही घर से जुड़ी थी। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी साजिश की कहानी जिसका यकीन करना शायद आसान नहीं होगा। ये कहानी शुरू होती है जयपुर के प्रताप नगर इलाके से। यहाँ एक मिडिल क्लास पर फाइनेंशियली काफी मजबूत परिवार रहता था। घर के मुखिया थे विजय शर्मा, राजस्थान हाई कोर्ट में कोर्ट मास्टर की पोस्ट पर तैनात। उनकी पत्नी थी 45 साल की नीरज शर्मा, जो कि घर संभालती थी। इनके 2 बच्चे भी थे, 23 साल की बेटी आयुषी, जो लॉ की पढ़ाई के आखिरी साल में थी, और एक 17 साल का बेटा जो बचपन से ही स्पेशल केयर की जरूरत रखता था। बाहर से देखने पर यह परिवार बिल्कुल परफेक्ट लगता था। कई जमीनें थी, 2-3 मकान थे, अच्छी खासी सेविंग्स थी। जांच के मुताबिक इस परिवार की कुल प्रॉपर्टी करीब 14 से 15 करोड़ रुपए की थी। जयपुर में करीब 4 करोड़ रुपए के 2 मकान और भरतपुर हाईवे पे करीब 10 करोड़ रुपए की 5 बीघा कीमती जमीन। लेकिन घर के अंदर कुछ ऐसा भी पल रहा था जो किसी को नजर नहीं आया। एक बच्चे के दिल में सालों से जमा होती जा रही एक गहरी नाराजगी। आयुषी को हमेशा लगता था कि इस घर में उसका हिस्सा, उसकी अहमियत बहुत कम है। उसे लगता था कि माँ का सारा टाइम, माँ का पूरा ध्यान सिर्फ उसके भाई की तरफ ही जाता है। लेकिन सच्चाई ये नहीं थी कि नीरज जी अपनी बेटी से कम प्यार करती थी, बल्कि सच ये था कि छोटे बेटे की कंडीशन ऐसी थी कि एक माँ होने के नाते उनका ज्यादातर वक्त वहीं खर्च होता था। पर यही छोटी सी बात आयुषी के मन में धीरे धीरे एक जहर की तरह घुलती चली गई, जिसने आगे चलकर इस पूरे परिवार को तबाह कर दिया। साल 2024 में विजय शर्मा को दफ्तर में अचानक ब्रेन हैमरेज हुआ। हालात काफी नाजुक थे। उन्हें जयपुर के मशहूर SMS हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने भी लगी। दिसंबर 2024 में उन्हें ठीक हालात में अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया और वो वापस घर लौट आए। घर वालों को लगने लगा कि शायद सबसे बुरा वक्त पीछे छूट चुका है। लेकिन ठीक इसी मोड़ पर घर लौटने के कुछ ही दिनों बाद आयुषी और उसके कजिन बलराम ने बेहतर इलाज दिलाने का बहाना बनाकर विजय को घर से कहीं और ले गए। परिवार का आरोप है कि इसके बाद विजय को किसी अनजान जगह पर रखा गया, एक ऐसी जगह जहां घर वालों और रिश्तेदारों को उनसे मिलने तक नहीं दिया गया। पूरे 3 महीने तक, यानी करीब अप्रैल 2025 तक किसी को ठीक से पता ही नहीं था कि विजय असल में है कहाँ। नीरज बार बार पूछती तो हर बार एक अलग जवाब मिलता। कभी कहा जाता कि वो दिल्ली रोड के NIMS अस्पताल में भर्ती है, तो कभी बताया जाता कि वे निवक अस्पताल में भर्ती है, जबकि हकीकत में वो किसी ट्रीटमेंट में थे ही नहीं। फिर 3 महीने बाद अचानक एक फोन आया, पापा की हालत बिगड़ गई है, आ जाइए। परिवार के मुताबिक मौत से कुछ ही समय पहले आयुषी उन्हें वापस अस्पताल ले गई थी। जब परिवार वहां पहुंचा तो डॉक्टरों ने बताया कि उनके फेफड़ों में पानी भर चुका है और शरीर का करीब 90% हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो चुका है। उसी दिन आयुषी उन्हें जबरदस्ती वापस घर ले आई और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। अंतिम संस्कार भी जल्दबाजी में गांव जाकर सिर्फ आयुषी और बलराम ने ही कर दिया। उस वक्त सबने इसे बस एक दुखद बीमारी का अंत मान लिया था, लेकिन इसके फौरन बाद जो हुआ उसने घर वालों को चौंका दिया। विजय की मौत के हफ्ते भर के ही अंदर आयुषी ने साफ बोल दिया कि जो उनकी सरकारी नौकरी थी वो अब उसे मिलनी चाहिए, साथ ही परिवार की प्रॉपर्टी में भी उसका हिस्सा तय होना चाहिए। यहीं पर नीरज जी के भाई राकेश शर्मा आ गए। उन्होंने नीरज को समझाया कि आयुषी के पिता की जगह मिलने वाली ये सरकारी नौकरी, यानी अनुकंपा नियुक्ति, एम्प्लॉय की मौत के बाद उसके परिवार के किसी एक सदस्य को दी जाने वाली नौकरी, नीरज को अपने नाम ही रखनी चाहिए। आयुषी की उम्र अभी पढ़ाई और करियर बनाने की है, जबकि छोटे बेटे को हमेशा माँ के सहारे की जरूरत रहेगी। नीरज जी को ये बात सही लगी और उन्होंने नौकरी अपने नाम करा ली। एक फैसला जो पूरी तरह परिवार को सोच कर लिया गया था, पर आयुषी के लिए ये उसकी माँ का दिया गया सबसे बड़ा धोखा बन गया। नौकरी हाथ से जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। माँ बेटी के बीच लगभग हर दिन झगड़ा होने लगा। हालात इतने बिगड़ गए
कि जनवरी 2026 में आयुषी घर छोड़कर अपने पिता के पुराने खाली पड़े मकान में चली गई, लेकिन अकेली नहीं बल्कि अपने कजिन बलराम के साथ। बलराम की पूरी पढ़ाई का खर्च खुद विजय शर्मा ने उठाया था, यहाँ तक कि उसकी लॉ की डिग्री भी उन्हीं की वजह से पूरी हुई थी। पर डिग्री मिलने के बाद बलराम ने कभी प्रैक्टिस नहीं की, बस टाइम पास करता रहा। जब वो आयुषी के साथ उसी घर में रहने लगा तो पड़ोसी भी आपस में इसकी चर्चा करने लगे। दोनों एक ही कमरे में रहते, घर का गेट अक्सर बंद मिलता, बाहर निकलना लगभग बंद जैसा हो गया था। धीरे धीरे ये साफ हो गया कि ये रिश्ता अब सिर्फ भाई बहन का नहीं रह गया था। परिवार वालों और पड़ोसियों के मुताबिक दोनों करीब 1 साल से लिव इन जैसी सिचुएशन में रह रहे थे। ये सिर्फ अफवाह नहीं थी, आगे चलकर इस रिश्ते ने पूरे केस का रुख बदल दिया। इस बदलाव का असर आयुषी के बिहेवियर पर भी साफ दिखने लगा। जो लड़की कभी शांत, पढ़ाई में अच्छी और अपनी बात रखने वाली मानी जाती थी, वो अब हर छोटी बात पर भड़क जाती। इसी समय इस साजिश में एक और किरदार जुड़ा, आयुषी के ताऊ मोहन शर्मा। मोहन शर्मा की नजर बहुत पहले से अपने भाई विजय की करोड़ों की जमीन जायदाद पर थी। यहीं से दो अलग अलग लालच आपस में जुड़ गए। एक तरफ मोहन को चाहिए थी जमीन, दूसरी तरफ आयुषी को चाहिए थी सरकारी नौकरी और बाकी बची हुई प्रॉपर्टी। और दोनों की राह में सिर्फ एक ही दीवार खड़ी थी, नीरज शर्मा। 1 मार्च 2026 को बलराम अपने कुछ साथियों के साथ सीधा घर पर धमका। मारपीट हुई, बेटे तक को नहीं बख्शा गया और जाते जाते कैश और गहने भी उठा ले गए। नीरज जी ने हिम्मत करके थाने में लिखित शिकायत भी की, पर उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही वो चूक थी जिसकी कीमत आगे चलकर बहुत भारी पड़ी। जब सीधी धमकी, मारपीट कुछ भी काम नहीं आया तो प्लान और भी ठंडे दिमाग से बनाया गया। इस बार मकसद था कि जो भी हो वो एक एक्सीडेंट लगे। भरतपुर से एक 20 साल के लड़के हेमंत शर्मा को इस काम की कमान दी गई। इस काम के बदले उसे और उसकी टीम को करीब 7 लाख रुपए की सुपारी भी दी गई। हेमंत ने आगे 4 और लोगों को जुड़ा। आकाश शर्मा और अरविंद शर्मा को गाड़ी चलाने और सीधा टक्कर मारने की जिम्मेदारी दी गई, जबकि मोहित शर्मा और रोहित जाटव को नीरज जी की रेकी करने और उन पर नजर रखने का काम सौंपा गया। पहले हमले के लिए गाड़ी का भी खास इंतजाम किया गया, एक महिंद्रा थार गाड़ी, ताकि टक्कर मारकर पूरा मामला एक सड़क हादसे जैसा दिखे। हफ्तों तक इन लोगों ने नीरज जी की रोज की रूटीन नोट की। वो कब निकलती हैं, किस रास्ते से जाती हैं और कब लौटती हैं। एक शाम सही मौका देखकर एक महिंद्रा थार गाड़ी उनकी तरफ फुल स्पीड में दौड़ाई गई, लेकिन बस कुछ ही इंच की दूरी से नीरज जी की जान बच गई। इस हादसे ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। उन्हें यकीन हो गया कि कोई जानबूझकर उनकी जान के पीछे पड़ा है। इसी वजह से उन्होंने घर के बाहर कैमरे लगवाए, लोहे की मजबूत फेंसिंग भी करवाई और नीरज जी ने लगभग घर से निकलना बंद कर दिया। अब साजिश करने वालों के सामने एक बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई थी कि जब तक नीरज जी घर से बाहर नहीं निकलेंगी, दोबारा हमला करना मुमकिन ही नहीं था। तो इस बार तरीका पूरी तरह बदल दिया गया। अब मकसद उन्हें मारना नहीं था, बल्कि उन्हें इतना डराना था, इतना साइकोलॉजिकली परेशान करना था कि वो खुद किसी झाड़ फूक वाले पंडित के पास जाने के लिए घर से बाहर निकल आए। अगले कुछ हफ्तों तक ये सिलसिला बार बार चलता रहा। कभी घर की सीढ़ियों पर नींबू मिर्च रखे मिलते, कभी बिखरा हुआ सिंदूर मिलता, कभी जलता हुआ नारियल मिलता। हर बार नीरज जी डर जाती, पर घर से बाहर फिर भी नहीं निकलती। फिर 27 जून को ये सिलसिला डरावने टोटके से आगे बढ़कर सीधे जानलेवा हमले में बदल गया। उस दिन आयुषी खुद घर से निकलकर जयपुर के सांगानेर इलाके में चली गई, एक सोचा समझा बहाना बनाकर, ताकि जो होने वाला था उसमें उसका नाम न आए। उसके पीछे भाड़े के शूटर आकाश ने घर के बाहर से जलते हुए कपड़ों के गुच्छे और पेट्रोल बम फेंकने शुरू कर दिए, सीधा घर की सीढ़ियों की तरफ। मकसद साफ था, नीरज जी और उनके स्पेशल नीड्स वाले बेटे को घर के अंदर ही जिंदा जला देना। सीढ़ियों में आग भड़क उठी, पर किस्मत से माँ बेटे दोनों बाल बाल बच गए। नीरज जी के बेटे ने डर के बावजूद हिम्मत दिखाई और उस जलते हुए मलबे को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। ये चाल एक बार फिर बेकार गई। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, इंतजार। उस दिन का जब कोई मजबूरी नीरज जी को घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दे, और वो मजबूरी थी उनके बेटे का फिजियोथेरेपी सेशन। हर कुछ दिनों में नीरज जी को उसे लेकर क्लिनिक जाना ही पड़ता था। ये काम वो टाल नहीं सकती थी। तारीख थी 3 जुलाई 2026। शाम करीब 4:45 बज रहे थे। नीरज जी अपने स्पेशल नीड्स वाले बेटे को फिजियोथेरेपी सेंटर छोड़ने आई। उसका सेशन अभी चल ही रहा था, तभी उनके फोन पर आयुषी की कॉल आई। आयुषी ने कोई जरूरी काम का बहाना बनाकर कहा कि वो जल्दी घर आ जाए। नीरज जी को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा, आखिर बेटी का फोन था। वो अकेली वापस घर की तरफ निकल पड़ी।
उन्हें अंदाजा नहीं था कि आज हर कदम पर मौत उनका पीछा कर रही थी। एक बाइक लगातार उनके पीछे थी जो उनकी हर मूवमेंट, उनकी लोकेशन आगे बैठे बाकी लोगों तक पहुंचा रही थी। जैसे ही सड़क का एक सुनसान हिस्सा आया, इशारा हुआ। इस बार इस्तेमाल हुई गाड़ी भी खास तरीके से चुनी गई थी। भरतपुर से एक हरियाणा नंबर की स्कॉर्पियो करीब 35,000 रुपए में किराए पर ली गई थी ताकि गाड़ी का लोकल नंबर होने पर कोई तुरंत शक न कर सके। एक सफेद स्कॉर्पियो करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सीधा उनकी तरफ मोड़ दी गई। कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। नीरज जी सड़क पर बहुत दूर जाकर गिरी और मौके पर ही उनकी जान चली गई। गाड़ी बिना रुके आगे निकल गई। आसपास के लोग दौड़े, एम्बुलेंस और पुलिस बुलाई गई, पर अस्पताल में डॉक्टरों ने पहुंचते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में इसे बस एक आम सड़क दुर्घटना मानकर दर्ज कर लिया गया। हादसे की खबर सबसे पहले खुद आयुषी ने ही दी थी, अपने मामा राकेश शर्मा को फोन करके। आयुषी ने सिर्फ इतना कहा, मामा मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, वो खत्म हो गई हैं, और फोन तुरंत काट दिया। आयुषी अपने माँ के जाने पर फूट फूट कर रो रही थी, बिल्कुल टूटी नजर आ रही थी। किसी को भी उस पर शक करने की कोई वजह नहीं दिखी, पर अगले ही दिन उसका बिहेवियर बहुत अजीब तरीके से नॉर्मल होने लगा। वो हंसती बोलती दिखी, अपने ताऊ और कजिन बलराम के साथ लंबा वक्त बिताती नजर आई, मानो कल रात कुछ हुआ ही ना हो। नीरज जी के भाई राकेश शर्मा से ये बदलाव छुपा नहीं रह सका। वो अपनी बहन की जिंदगी की हर परेशानी से वाकिफ थे। प्रॉपर्टी का झगड़ा, नौकरी वाली कड़वाहट, पहले हुए अटैक और वो अजीब घटनाएं जो घर की सीढ़ियों पर होती थी। उन्होंने चुपचाप पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और इसके बाद जब पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की तो एक एक करके सारी गुत्थियां सुलझने लगी। हादसे वाली जगह के आसपास लगे कैमरे में साफ दिखा कि वो सफेद स्कॉर्पियो नीरज जी के वहां पहुंचने से काफी पहले ही खड़ी होकर इंतजार कर रही थी और सड़क पूरी तरह सूनी होने के बावजूद वो गाड़ी सीधा उनकी दिशा में मोड़ी गई। ये किसी हादसे का नहीं, एक सोची समझी चाल का नतीजा था। घर के कैमरे में मिली फुटेज ने भी जलते नारियल और सिंदूर वाला पूरा सिलसिला उजागर कर दिया। और कातिलों से सबसे बड़ी चूक तब हुई जब वारदात के बाद वो स्कॉर्पियो एक जगह लावारिस छोड़ दी गई। पुलिस ने गाड़ी बरामद की और उसी गाड़ी की रेंट रिसिप्ट ने हेमंत शर्मा तक का रास्ता खोल दिया। हेमंत की गिरफ्तारी के बाद कड़ियां जुड़ती चली गई और एक एक कर बाकी सारे नाम सामने आते चले गए। मोहन शर्मा, बलराम और आखिर में खुद मास्टरमाइंड आयुषी। जांच अभी भी जारी ही थी कि राकेश शर्मा के दिमाग में एक पुराना वाकया बार बार लौटने लगा। कुछ महीने पहले नीरज और आयुषी के बीच प्रॉपर्टी और नौकरी को लेकर एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। नीरज ने उस दिन आयुषी को समझाने की बहुत कोशिश की थी, पर बात बिगड़ती चली गई और गुस्से के उस पल में आयुषी के मुंह से एक ऐसी ही बात निकली जिसे उस वक्त शायद एक खोखली धमकी समझकर नजरअंदाज कर दिया गया था। जिस तरह मैंने पापा की फीडिंग ट्यूब हटाकर उन्हें रास्ते से हटाया था, उसी तरह किसी और को हटाना भी मेरे लिए मुश्किल नहीं है। उस वक्त शायद इस बात को किसी ने सीरियसली नहीं लिया, पर नीरज जी के अंदर ये लाइन गहरे तक उतर गई। इस झगड़े के कुछ ही समय बाद नीरज ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक लाइन लिखी थी कि उनके पास जीने के बस 2 दिन बचे हैं। ये एक ऐसी लाइन थी जिसे उस वक्त शायद ही किसी ने सीरियसली पढ़ा हो, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखें तो ये सिर्फ एक स्टेटस नहीं था, बल्कि एक माँ की तरफ से भेजी गई एक आखिरी चेतावनी जैसी लगती है। एक ऐसी चेतावनी जिसे वक्त रहते कोई समझ नहीं पाया। एक औरत जिसे अपने पति को खोया, फिर अपनी ही बेटी की नफरत झेली, बार बार अपनी जान बचाई और आखिरकार अपनी ही बेटी की सपनों के बीच की सबसे बड़ी रुकावट बनकर रह गई। जिस रिश्ते को दुनिया सबसे पवित्र मानती है, उसी के नीचे इतनी गहरी लालच और नफरत दबी हुई थी कि आखिर में पूरा घर उसी में समा गया। अब तक इस मामले में कुल 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आयुषी, उसके ताऊ मोहन शर्मा और वो 5 लोग जो इस साजिश को अंजाम देने में शामिल थे। इस मामले में बलराम भी एक अहम नाम था जो काफी दिनों से फरार चल रहा था, जिसे 24 जुलाई 2026 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस कहानी का सबसे दर्दनाक सवाल यही है, क्या किसी लालच, किसी विवाद या किसी रिश्ते की कीमत एक माँ की जिंदगी से बड़ी हो सकती है?